दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रकार के 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 2। दोस्तों आज का जो टेस्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है दोस्तों, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा और याद रखिएगा ये रिफाइनरी मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसमें देखिए इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब और जॉर्डन। तो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, लेकिन इसमें आपको बताना है कि कौन से देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इजराइल, लेबनान और जॉर्डन, इसके अलावा इराक, मिस्र और तुर्की। इजराइल, लेबनान, इराक, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की, ये इन देशों की सीमा सीरिया से लगी हुई है। सऊदी अरब दोस्तों सीरिया की सीमा को टच नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए 1, 2 और 4, ये तीनों देश इजराइल, लेबनान और जॉर्डन की सीमाएं सीरिया से मिलती हैं, सऊदी अरब से नहीं। अगर ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया होता कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सीरिया को स्पर्श नहीं करती है, तब ऑप्शन सी या ऑप्शन ये जो सऊदी अरब है इसकी सीमा सीरिया से स्पर्श नहीं करती है। लेकिन विकल्प इसमें कई विकल्पों वाले विकल्प रहेंगे, तो इसमें आपको लगाना है कि 1, 2 और 4 यानी इजराइल, लेबनान और जॉर्डन की सीमाएं सीरिया को स्पर्श करती हैं, सऊदी अरब की सीमा इससे स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज व्यवस्था से, संविधान और राज व्यवस्था से ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से तत्व मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविधान की मूल संरचना यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है भारत की संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय तक प्रभावी पहुंच या संसद द्वारा बनाए गए कानून। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मूल संरचना की अवधारणा सबसे पहले केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रतिपादित की गई थी। और आप जानते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, ये संसद जो कानूनों का निर्माण करती है वो मूल संरचना के दायरे में नहीं आते हैं। दोस्तों संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, ये सभी मूल संरचना के प्रमुख तत्व हैं। इनमें भारत की संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता और न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये भी मूल संरचना का हिस्सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संसद द्वारा बनाए गए कानून जो हैं ये मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन और सूची 2 में उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। तो आप मिलाइए, अवाड़ी अधिवेशन 1955। दोस्तों अवाड़ी अधिवेशन 1955, इसकी अध्यक्षता UN ढेबर द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम देखिए उच्छंग राय नवल राय ढेबर था। तो ए का तीसरा हो जाएगा। मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी द्वारा की गई थी।
मद्रास अधिवेशन 1927 दोस्तों इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी, सी का चौथा हो जाएगा। और कलकत्ता अधिवेशन 1933 इसकी अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त के द्वारा की गई थी। तो डी का ऑप्शन जो है डी का दूसरा हो जाएगा। तो इस आधार पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सही क्रम जो हो जाएगा ये मिलान करने का जो हो जाएगा, याद रखिएगा 3, 1, 4 और 2। तो जो ऑप्शन इस तरह का रहेगा आप उसको सही उत्तर मिला लीजिएगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अवाड़ी अधिवेशन 1955 की अध्यक्षता UN ढेबर द्वारा की गई थी। मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है कि रेड REDD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है वन संसाधनों के प्रबंधन और बचाव से, भूकंप निगरानी तंत्र से, अम्ल वर्षा पर नियंत्रण और निगरानी तंत्र से, या फिर वैश्विक ग्लेशियरों के अध्ययन से। दोस्तों अगर आप REDD का फुल फॉर्म जानते हैं तो इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेड जो एग्रीमेंट है ये रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये जो है रेड निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती का कार्यक्रम है। REDD जहां केवल विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के प्रोत्साहन तक सीमित है, वहीं REDD प्लस ये वनों के संरक्षण, संपोषणी प्रबंधन और वन कारक वन भंडार के सकारात्मक पहलुओं को भी प्रोत्साहन देता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वन संसाधनों के प्रबंधन और बचाव से रेड का संबंध है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय संवैधानिक संदर्भ में विधि के शासन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है कि स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति और दूसरा है विधि के समक्ष समता। विधि के शासन का अर्थ ये होता है दोस्तों कि विधि या कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें हर व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाता है और किसी के साथ कानूनी तौर पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी में स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समानता शामिल है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संवैधानिक संदर्भ में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ हो जाएगा स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समता दोनों। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दोस्तों, कथन 1 है कि वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। और कथन 2 है कि प्रवर सेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक राजधानी की स्थापना की थी। इनमें से सही कथन आपको बताना है कौन है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें ऑप्शन बी केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय, दोस्तों वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने नहीं की थी। तो याद रखिएगा, प्रवर सेन द्वितीय जो कि वाकाटक नरेश थे, इन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। उसने प्रवरपुर में नई राजधानी स्थापित की और स्वर्ण युग की स्थापना का दावा किया। इसकी एक उपाधि परम माहेश्वर की थी। तो दोस्तों प्रवर सेन द्वितीय ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी और सेतुबंध नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है।
देखिए सूची 1 में आपके शारीरिक अंग और सूची 2 में अस्थियों के नाम दिए गए हैं। तो इसका मिलान कैसे करेंगे? दोस्तों जांघ में जो हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं और फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। घुटना में पटेला अस्थि होती है दोस्तों। इसके अलावा कलाई में कार्पल्स होते हैं। सी का पहला हो जाएगा। और कर्ण अस्थियां दोस्तों, ये कर्ण अस्थियां मैलियस कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, जांघ की हड्डी फीमर है, घुटना में पटेला होता है, कलाई में कार्पल्स अस्थि होती है और कर्ण अस्थियां मैलियस कहलाती हैं। तो इस आधार पर आप जब सही ऑप्शन देखेंगे तो जो विकल्प हो जाएगा उसमें पहले का 2 यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, 2, 4, 1 और 3, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान से संबंधित है, विद्युत धारा चैप्टर से, कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंट कितना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 0, विद्युत धारा का आधा, विद्युत धारा के बराबर या फिर अनंत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच दोस्तों, विद्युत धारा के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, ये आपका सही सुमेलित है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, ये भी सही सुमेलित है। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण कोलकाता, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में है दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, कोलकाता में नहीं। और खनन पर्यावरण केंद्र ये धनबाद में है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जबकि अन्य जो प्रमुख केंद्र हैं इनको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है। और खनन पर्यावरण केंद्र आपका धनबाद में स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है आज के वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके नाइक्रोम, मैग्नीशियम, एल्निको या इलेक्ट्रम। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, एल्निको। मिश्र धातु जो है एल्निको, ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों देखिए एल्निको के निर्माण के लिए मेन तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है यानी Al हो जाएगा। इसके अलावा निकेल का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए कोबाल्ट और लोहा, CO, कोबाल्ट और लोहा यानी Fe, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहा का प्रयोग एल्निको मिश्र धातु के निर्माण के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा नाइक्रोम के बारे में आप जानते हैं कि नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसका तापीय अवयव और इलेक्ट्रम का प्रयोग मेडल तथा आभूषणों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एल्निको मिश्र धातु ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों। ये देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ताम्र पाषाण संस्कृति है और सूची 2 में मृद भांडों की विशेषता दी गई है।
तो किस प्रकार से आप मिलान करेंगे? दोस्तों, ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड हैं। इनका सही सुमेलन अगर जो आप करेंगे तो कायथा संस्कृति, ये चॉकलेटी रंग के चित्र हैं, तो ए का पहला हो जाएगा। आहार संस्कृति दोस्तों, इसमें सफ़ेद रंग के चित्र हैं। जोरवे संस्कृति, ये पतले जल रंगों से सजे मृदभांड हैं, सी का चौथा हो जाएगा। और प्रभास संस्कृति, ये चमकीले लाल मृदभांड से संबंधित हैं। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन में आपका जो क्रम मिलाने के लिए होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कायथा संस्कृति दोस्तों, ये चॉकलेटी रंग के चित्र। आहार संस्कृति में सफ़ेद रंग के चित्र। जोरवे संस्कृति में पतले जल रंगों से सजे मृदभांड। और प्रभास संस्कृति चमकीले लाल भांड। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन शहरों के मध्य शुरू की गई है? ऑप्शन है मुंबई बंगलुरु, चंडीगढ़ हिसार, दिल्ली रेवाड़ी या फिर दिल्ली चंडीगढ़। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत देखिए जनवरी 2021 में की गई है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ और हिसार के बीच दोस्तों जनवरी 2021 के बीच की गई। और ये योजना उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान योजना के अंतर्गत दोस्तों ये देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ और हिसार के बीच जनवरी 2021 में शुरू की गई। और उड़ान योजना का अर्थ होता है उड़े देश के आम नागरिक। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि रतले पनबिजली परियोजना, देखिए महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा। रतले पनबिजली परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या ब्यास नदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रतले पनबिजली परियोजना भारत के चेनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों रतले पनबिजली परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर है। इसकी क्षमता कितनी है? तो ये है 850 मेगावाट। 850 मेगावाट की ये परियोजना जो है 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा रतले पनबिजली परियोजना ये भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी। तो उत्तर है दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2021-22 के अंतर्गत प्रदेश के प्रयागराज जिले, जिसको कि इलाहाबाद के नाम से भी, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, नया नामकरण प्रयागराज के नाम से किया गया है। तो प्रयागराज में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए। दोस्तों ये टेस्ट आपके लिए कितना उपयोगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप अपना ये जो टेस्ट है आप सॉल्व करते समय अपना सही स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों के सही उत्तर आ रहे थे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसको आगे हम कितने प्रश्नों तक कंटिन्यू करें और कब तक कंटिन्यू करें ये आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। आप जिस तरह का इस पर अपना फीडबैक देंगे उसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।